नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 27 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि रिवीजन आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण, चाहे बात करंट अफेयर्स की हो, चाहे बात जीएस की हो या किसी अन्य सेक्शन की हो, आपको रिवीजन करना क्या है, बहुत आवश्यक होता है। आप लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन नहीं करते हैं इसीलिए सिलेक्शन में आपके क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लास्ट डे का हम लोग रिवीजन करेंगे। यानी कि सबसे पहले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स अगले महीने यानी कि जुलाई माह में जो है न्यूयॉर्क में अपना अगला गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आयोजित करेगी, जिसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा स्लिम फोल्डेबल डिजाइन वाले लेटेस्ट गैलेक्सी जेड सीरीज स्मार्टफोन जो है क्या किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक आम बैठक की जो है क्या कर दी है, अध्यक्षता कर दी है। ठीक है, चलिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार क्या जो एनएसए हमारे हैं कौन, अजय डोभाल ने 23 जून को बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य कौन हैं, सदस्य और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्री कौन, वांग ई से मुलाकात की है। और इस पर कई सारे मुद्दों पर, सुरक्षा से लेकर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है। ठीक है, अदानी समूह मुंबई के धारावी में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम जो बस्ती है, धारावी में रहने वाले लोगों के लिए एक विश्व स्तरीय जिला बनाने की कल्पना करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि जो वहां की जो स्लम जो बस्ती है उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा और वहां पर विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा जो है मॉडल के रूप में इसको देखा जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए विवाह मंडप बनाए जाएंगे, ताकि खर्चा बच सके अपने आप में लोगों का, है ना। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है, यह भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। और अंत में है आपके सामने, पीएम ने आपातकाल के दौरान अपने अनुभव के बारे में द इमरजेंसी डायरीज लिखी है अपने आप पे, तो ये पुस्तक जो है आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, आइए, कल के प्रश्न का उत्तर है कि बताइए जो है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर किस नगर के जो है उस पर स्थित है? आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। ठीक है, आइए अब आज के पहले क्वेश्चन पर हम लोग सीधे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 जो है 2025 के नाम से जो है यह है, और ये अभी चर्चाओं में है, आप जानते होंगे। तो एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 25 जून को, कब 25 जून को सफलतापूर्वक जो है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो गया है अपने यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल समझिए, पेपर में आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है इसको। ठीक है, यह लॉन्च भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे और स्थानीय समय अनुसार 2:31 AM पर हुआ है। मिशन के स्पेक्स के नए ड्रैगन अंतरिक्ष यान लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A के जरिए इसको रवाना किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। किससे लॉन्च किया गया, क्या नाम है इसका, कब लॉन्च किया गया, क्या तारीख थी, कौन कौन गया था इसमें, ये सब बेटा आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कौन, शुभांशु शुक्ला पायलट की भूमिका में निभा रहे हैं। याद देखिएगा, लखनऊ के रहने वाले हैं। वह इसरो के अंतरिक्ष यात्री भी हैं। मिशन की कमान नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम स्पेस की मानव अंतरिक्ष उड़ान निदेशक कौन, पेगी विटसन के हाथों में है। तो ये इनका नाम भी क्या करना है आपको, जो है याद रखना है। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। ये पूरा प्रश्न जिसका एक एक पॉइंट आप एग्जाम के जरूरी है, एक एक नाम आपको याद रखना है। उनके साथ मिशन विशेषज्ञों के रूप में जो है स्लावोज उजानास्की, विस्किनोस्की पोलैंड, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और तिबोर कपू हंगरी शामिल हैं। तो इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे, एक्सियोम 4 मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 28 जून गुरुवार को सुबह 7 बजे भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे डॉकिंग करेगा। अच्छा, डॉकिंग और अनडॉकिंग मैंने बताया था आपको, जरा मुझे बताओ कि व्हाट इज डॉकिंग एंड व्हाट इज अनडॉकिंग प्रोसेस। ठीक है, मैंने इसको कम से कम 6 से 7 बार आपको डॉकिंग और अनडॉकिंग बताया था। अब आप मुझे बताओ कि डॉकिंग किसको कहते हैं और अनडॉकिंग किसको कहते हैं। नहीं बता पाइएगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे करिएगा,
पानी रखिएगा उसमें, और क्या करना आप जानते होंगे, ठीक है। नए स्टूडेंट होंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो कई महीनों से देख रहे हैं और फिर भी आप डॉकिंग और अनडॉकिंग नहीं बता पा रहे हैं, तो वही कीजिएगा जो मैंने बताया है आपको, ठीक। मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। चलिए, डॉकिंग के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री लगभग 14 दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और विज्ञान, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं पर कार्य करेंगे। यह मिशन एक्सियोम का अब तक का सबसे वैज्ञानिक रूप से समृद्ध और निजी अंतरिक्ष अभियान है अपने आप पे, है ना। आइए आगे। मिशन में कुल 80 वैज्ञानिक प्रयोग और अध्ययन किए जाएंगे जो 31 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें आपका भारत है, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और कई यूरोपीय देश इसमें शामिल। ये अध्ययन अंतरिक्ष में जीवन, जैविक प्रक्रियाओं और तकनीकी व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नासा और इसरो इस मिशन में संयुक्त रूप से कई अनुसंधान कर रहे हैं, यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है और जो आपके इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन अध्ययनों में क्या क्या होगा? मांसपेशियों की पुनरुत्पत्ति यानी कि मसल्स रीजनरेशन, खाद्य सूक्ष्म शैवाल और अंकुरों की वृद्धि, सूक्ष्म जलीय जीवों का अंतरिक्ष में अस्तित्व और अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव सहभागिता पर जो है अध्ययन शामिल है। ओवरऑल इसका मतलब यह होगा अंतरिक्ष में जीवन की उत्पत्ति पर जो रहस्य है उस रहस्य को उजागर करना है। आने वाले टाइम में अंतरिक्ष में प्लॉट बिकेंगे जो कि अभी भी बिक रहे हैं, ऐसा देखा सुनने में आ रहा है। और अंतरिक्ष में जीवन कहां तक संभव हो पाएगा, क्या क्या चीजों के करने से यहां पर क्या कुछ हो सकता है, यह सारी गतिविधियां दरअसल वहां पर की जा रही हैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कहीं किसी भी तरीके से तार्किक नहीं नजर आता है, ठीक है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, नई खोज खोजनी चाहिए, लेकिन कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अरे कम से कम पृथ्वी को बचा लो जो आपके हाथ में है। जो बचाना हमें है हम उसे नहीं बचा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, जाना चाहिए। वैज्ञानिक खोजें हैं, नई चीजें मिल सकती हैं, जीवन का एक नया स्वरूप हमें बदल सकता है, मिल सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पर हमारी प्राथमिकताओं में वह चीज होनी चाहिए जहां पर जो चीज हमारे सामने है। पहली प्राथमिकता अपने पृथ्वी को तो बचा लो, जो बचाना है आपको, आप वो तो बचा नहीं रहे हो, है ना। चलिए खैर, इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम एक्स्ट्रोवेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट नामक नई पीढ़ी का स्पीड सूट पहन रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ ये जो इन लोगों ने जो स्पेस सूट जो पहना है उसका नाम क्या है, तो ये नए पीढ़ी का है अपने आप में, इसका नाम आप लोग क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यह सूट चंद्रमा और अंतरिक्ष में बेहतर सुरक्षा और काम करने की सुविधा क्या करेगा, या प्रदान करेगा, तो ये अच्छी बात है अपने। तो इस सूट का नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, यह अत्याधुनिक तकनीकी नासा की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की गई है और विभिन्न शारीरिक आकारों वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उपयुक्त है। एक्सियोम स्पेस इससे पहले 3 निजी मिशन भी सफलतापूर्वक जो है पूरा हो चुका है। अब पहला, दूसरा, तीसरा मिशन कब हुआ था इसको देख लेते हैं। नंबर 1, पहला मिशन एक्सियोम फर्स्ट अप्रैल 2022 में हुआ था, जिसमें मिशन 17 दिन का चला था। दूसरा मिशन एक्सियोम 2 मई 2023 में हुआ, जिसकी कमान भी पेगी विटसन ने संभाली और मिशन 8 दिन तक चला। ये चला भैया आपका 17 दिन तक, ये चला फिर आपका 8 दिन तक। उसके अलावा जो तीसरा मिशन हुआ ये एक्सियोम 3 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, जिसमें अंतरिक्ष यात्री 18 दिन तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े रहे। नासा पिछले 24 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर निरंतर मानव उपस्थिति क्या हुआ है, बनाए हुआ है, किसी न किसी को वहां पर भेजता रहता है और रिसर्च कर रहा है। यह स्टेशन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का वैश्विक केंद्र बन चुका है, जहां ऐसे अनुसंधान संभव होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं किया जा सकते हैं। यानी कि एक ऐसी रिसर्च जो आपके अर्थ सरफेस पर नहीं हो सकती है, ऐसी रिसर्च दरअसल नासा के माध्यम से वहां पर की जा रही है। और विगत 24 वर्षों से नासा जो है इस पर बहुत वृहद रिसर्च कर रहा है अपने आप पे, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए अब आपके सामने प्रश्न है, भाई साहब बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्टली। अब इसका उत्तर मैं सोच रहा हूं कि आप बताओ मुझे कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। पढ़ो इसको, बताओ, देखते हैं आप लोग कितने होशियार हैं। नहीं, बताओ, पढ़ो और बताओ कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा। कौन सा कथन सही है बताइएगा, बताओ भाई साहब कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें से केवल 1 और 2 होने चाहिए सही, ये नहीं सही है ना, ये नहीं सही है। जो मिशन की कमान है ये इनके हाथ में नहीं है, 1 और 2 सही होनी चाहिए, ए इज द राइट आंसर। देखते हैं आगे, बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 अभी हाल ही में जारी हुई है।
इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी गोल को प्राप्त करने में प्रगति करने वाले 167 देशों की लिस्ट में पहली बार टॉप 100 में आने के साथ अपनी स्थिति क्या कर ली है? मजबूत कर दी। यानी कि अब एसडीजी जो आप रैंक 2025 है उसमें अंडर 100 रैंकिंग के साथ भारत जो है अपनी स्थिति को उसने सुधार लिया है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 10वें एडिशन के अनुसार भारत 2025 एसडीजी इंडेक्स में 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर है। अब इसी इतने से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 कि दरअसल ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये हो गया यूएन, क्या ये क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे याद रखो, इसको पहला नंबर फैक्ट क्या हो जाएगा? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा दरअसल इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक बात है, ओके, ठीक है। एडिशन कौन सा है इसका? एडिशन आपका है 10वां एडिशन है, यह भी आपको याद रखना है। कितना अंक पाया है भारत? 67 अंक पाया है। कौन से स्थान पर है? 99वें स्थान पर है। तो 1 फैक्ट, 2 फैक्ट, 3 फैक्ट और 4 फैक्ट आपका जो है इसी पॉइंट से, यानी कि सेकंड नंबर पॉइंट से आपको निकल आ रहा है। अंक भी याद रखना है, रैंक भी याद रखना है, एडिशन भी याद रखना है और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है तो यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे, अमेरिका इस लिस्ट में 75.2 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है, तो इसका भी नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए जाने के बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष एसडीजी पर हुई प्रगति की समीक्षा करती है ना। स्पेन में चौथे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट से पहले एसडीआर के इस 10वें वर्षगांठ संस्करण में ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में तत्काल सुधारों की रूपरेखा भी दी गई और इसमें पहली बार यह आकलन भी शामिल है कि किन देशों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर सबसे ज्यादा प्रगति की है, यानी कि आखिर कौन से देश है जिसने बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें किया हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट एसडीआर के अनुसार चुनौतियों के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्य देशों में प्रतिबद्धता उच्च बनी हुई, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोगों ने बेहतर काम किया है ना। तो ये सब चीजें यहां पर लिखी हैं और भी बहुत सारी बातें यहां पर लिखी गई, आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट यहां पर और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वर्ष की रिपोर्ट में एक नया इंडेक्स, ठीक है, एसडीजी शामिल है जो समय के साथ समग्र एसडीजी प्रगति को ट्रैक करने के लिए 17 मुख्य संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये एक नया इंडेक्स जो है यहां पर जारी किया गया है इस रिपोर्ट में, इस बार पहली बार। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि भारत ने 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है? सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको जस्ट बताया 99 यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंक कितना है? अंक कितना है भारत का? देखो जरा यहां पे अंक है 67 अंक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रैंक, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रैंक और ये हो जाएगा आपका अंक। अंक कितना? 67। ठीक है, बस हो गया। अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अब चूंकि एसडीजी वाली बात हो रही थी, एसडीजी गोल के साथ साथ में जो आपके 17 एसडीजी गोल हैं, जो कि मैंने बार बार आपसे मैंने कहा है रट लीजिएगा, और अभी पहले आपने रट्टा हो तो फिर एक बार दोबारा से फिर से उसको देख लीजिएगा। 17 के 17 एसडीजी को उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध तस्करी रोकथाम दिवस, इसके हम देख लेते हैं। 26 जून को अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रखना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस के रूप के अवसर पर एक कार्यक्रम भी क्या कर रहा है? आयोजित कर रहा है। तो पहली बात यह डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य एवं निषेध तस्करी रोकथाम दिवस अपने आप है ना, अच्छा दिवस है। आप जानते होंगे मादक पदार्थों की तस्करी, द्रव्य निषेध, ये सब एक बड़ा मुद्दा अपने आप में छाया रहता है, तो इसको लिए एक दिवस मनाया जाता है 26 तारीख को। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जो यह कार्यक्रम आपका किया जा रहा है। ठीक है, चलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ नशा मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया है?
आप कहेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, जो वर्तमान में देश के सभी जिलों में युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन और के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए उद्देश्य काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मादक पदार्थों का सेवन करना आपके जो है स्वास्थ्य के लिए क्या बहुत ही हानिकारक है। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा बढ़िए आगे। हमारे खान पीन का, रहन सहन का असर हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है, इसलिए हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल जो फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों उनको खाना चाहिए, दूध दही घी खाना चाहिए। ठीक है, नॉनवेज के भी मैं अगेंस्ट रहता हूं, हालांकि आपकी इच्छा आप खाइए, आपका मैटर है, लेकिन किसी की हत्या करके खाना है ना, जैसे ऐसे कोई एक्स है, कोई हम है, ह्यूमन है ना, एक कोई ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये ह्यूमन की बात अभी हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और इस ए नाम की व्यक्ति की मां है कोई बी। ठीक है, ये कोई ह्यूमन है, कोई लड़का है, इसकी मां है बी। ठीक, और अगर हम बात एनिमल की करेंगे, ठीक है, तो एनिमल में भी कोई ए नाम का जो है क्या कहते हैं एनिमल है और इसकी मां जो है इस बच्चे की क्या है बी है। ठीक है, अगर हमारी मां को या हमारे पिता को या हमारे किसी चीज को या हमारे बेटे को कोई अगर मारेगा तो हमें कैसा एहसास होगा। कोई हमारे बच्चों को या हमारी मां को या हमारे पिता को मार करके और खा जाए, आप एक बार को सोचिए, कोई हमारी मां को, हमारे पिता को या हमारे बच्चों को अगर शादी हो गई होती है, हमारे बच्चों के, हमारे भाई बहन को, किसी को भी एक मेंबर को कोई मार दे, ठीक है, गला रेत दे ऐसे करके और उसे फिर अपना भोजन बना ले जीव के स्वाद के लिए, आपको कैसा लगेगा? हाउ टू फील, आपको कैसा लगेगा? आंसर दीजिएगा। यही सेम चीज एनिमल के साथ अगर होती है, अगर इस ए नाम के जानवर को कोई व्यक्ति विशेष मार दे, इसको मार दे और खा ले, तो क्या बीतेगी, जरा एक बार इसको एहसास कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नॉनवेज मत खाइए, आपकी अपनी इच्छा खाइए, डोंट मैटर, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लोग खुलकर इस पर बोलते नहीं है, पता नहीं क्या फ्रीडम, क्या आजादी, फला ढिमका अगला मगला दुनियादारी वाली बातें बताते हैं। अरे महाराज, इट्स साइंटिफिकली नॉनवेज खाना आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जो डॉक्टर महाराज जो लोग कहते रहते हैं ना कि ये खाओ, वो होते हैं एकदम से पढ़े लिखे डबल मूर्ख। आपका कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स, आपके वक्कल कैविटी से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, अगर आप माइक्रो पढ़ी आपने, अगर आपने एमबीबीएस किया है, आप वक्कल कैविटी से अपने टीथ से स्टार्ट कर दीजिए। आपके टीथ के डिजाइन, आपके लंग, आपके जो है टंग के डिजाइन, आपके पूरे डायफ्राम की लेयर, आपके इंटेस्टाइन, आपके लंग्स, आपके किडनी, क्या नॉनवेज के लिए या आपके बॉडी के जो भी अदर जो केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, क्या वो नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं? आप मुझे बताइएगा साइंटिफिकली, इसका जवाब नहीं होगा। इसलिए नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे आप। खाने की इच्छा खाइए, मैं इसको नहीं कर रहा कि हृदय सर मना कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, है ना, ये सब बातें विशेष तौर पर। ओके, चलिए, तो मादक पदार्थ भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं, जैसा खाना खाइएगा, दारू पीजिएगा, मादक सिगरेट पीजिएगा, फिर नॉनवेज खाइएगा। क्या करते हैं आप लोग, है ना, कितना घटिया चीजें हैं, सब चीजें। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आइए, कुछ लोग मन ही मन गुस्सा हो रहे हैं मेरे पर, क्या बात करते हो सर, नॉनवेज खाने मना कर रहे हो। महाराज, आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है, इट्स साइंटिफिक प्रूफ। इसको मेडिकल की लैंग्वेज इसको समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए आइए, अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस। लोग नॉनवेज खुलने बोलने पर डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। क्यों डरते हो भाई? जो गलत है सो ये गलत करो, बल खाने की इच्छा खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलत और सही तो बताना सीखो ना। बताते नहीं हो आप लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है। आज ए टीचर मैं बताऊंगा, देखो सीधी सी बात, ठीक है। आपके लिए बहुत जरूरी है ये। अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध एवं तस्करी रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है बताइए? अभी तो हमने आपको बताया है, देखिए कहां पर क्या लिखा हुआ है। चलिए, ये 26 जून हो जाएगा ना, तो बस 26 जून इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, साहित्य अकादमी युवा एवं बाल पुरस्कार 2025 अभी हाल ही में दिए गए हैं इसको। तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी ने प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। युवा पुरस्कार के अंतर्गत आप देखें, पार्वती तिर्के हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए समाहित हुई हैं, अखिल पी धर्मार्जन मलयालम उपन्यास, ठीक है, ये इनके लिए पुरस्कृत किए हैं। ये सभी के नाम यहां पर दिए गए हैं अलग अलग। बाल साहित्य पुरस्कार में कृतिका ब्रह्मभट्ट गुजराती बाल कविता संग्रह, ठीक है, उसके लिए फिर राजकिशोर परही हैं, सुरेश सावंत हैं, ठीक है। पुरस्कार का स्वरूप अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या पुरस्कार है, फिर भाषा लैंग्वेज है, विजेता है और रचना का नाम यहां पर दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा। युवा पुरस्कार हिंदी लैंग्वेज पार्वती तिर्के फिर उगना इसके लिए, फिर यहां पर युवा पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए अखिल पी धर्मार्जन, फिर ये सब
यहां पर डिटेल्स यहां पर लिखा गया है, आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें यहां पर स्पेस कर दीजिएगा, ये यहां पर होगा, ठीक है, ये यहां पर होगा। चलिए, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के। चलिए अब बताइए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। आई थिंक पार्वती तिर्की होगा क्या, शायद, है ना, यही होगा, ठीक है, बिल्कुल। आइए, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि एवं विकास कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। आप जानते हो कि आगरा में आलू खूब पाया जाता है, ठीक है, वहां पे पैसा बहुत रहता है। एक मेरा फ्रेंड है राजस्थान, वहां का, आगरा का ही रहने वाला है, उसका खूब आलू पैदा होता है, पैसा भी खूब रहता है, ठीक है। तो एक दिन बात कर रहा था फोन पर, तो कह रहा है कि पापा से बोला, पापा ने पूछा बेटा पैसा कहाँ रख के गए तुम जो आलू बेचा था। कह रहा है कि पापा फ्रिज खोलिए। पापा ने फ्रिज खोला, बोले पापा 1 लाख रुपया फ्रिज में रखा हुआ है। मैंने कहा एक बात बताओ यार, लोग लॉकर में पैसा रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं, अलग अलग तरीके से बैंक में रखते हैं, तुम फ्रिज में पैसा रखते हो यार। कह रहा फ्रिज में पैसा रखने का सबसे अच्छा जुगाड़ कोई जान ही नहीं पाएगा, फ्रिज में रखा हुआ है। मैंने कहा यार धन्य हो तुम प्रभु, तुम्हारा दिमाग पूरी आलू की तरीके से है एकदम, है ना। मैंने कहा तुम बढ़िया आदमी हो यार, ऐसे रखा करो, ठीक है। फ्रिज में पैसा रखता था, बताओ भाई साहब कितना कलाकार आदमी है। चलिए, बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है, अभी एक कंपनी में जॉब करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को क्या कर दी है, स्वीकृति दे दी है, ठीक है। आगे, इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय, रोजगार सृजन को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। आइए, भारत में आलू क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र, प्रसंस्करण क्षेत्र, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन, मूल्य श्रृंखला आदि में महत्वपूर्ण रोजगार अवसरों के सृजन की क्षमता है, याद देखिएगा। इसलिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं का दोहन करने और उनका पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में स्थापित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, कहां पर, उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में, ठीक है। ये फैक्ट आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट। चलिए, आप विचार करना कथनों पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगरा में CIEP के दक्षिण एशिया केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इस केंद्र का उद्देश्य आलू की फसल का व्यापार बढ़ाना है। CIEP का, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बैंक उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में स्थापित किया जाएगा। बताओ कौन सा कथन सत्य है इसमें से। इसमें लिख दो, जो केवल आलू लिखा है ना भाई, केवल आलू नहीं होगा, ठीक है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 मेरे अकॉर्डिंग ए वाला होना चाहिए उत्तर सही एकदम, ठीक है। विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान नामक दोनों पुस्तकों के दूसरे खंड की प्रतियां, जो है प्रथम प्रतियां राष्ट्रपति महोदया को जो है अभी भेंट की गई हैं, ठीक है। तो ये भी चर्चाओं में रहा, आप यहां पर इमेज के माध्यम से इसको देख पा रहे होंगे, है ना। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण जो है राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ मिलकर के 23 जून 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान नामक दोनों पुस्तकों के दूसरे खंड की प्रथम प्रतियां क्या की हैं, भेंट की हैं। तो ये आप यहां पर इमेज के माध्यम से इसको देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान 2 हैं। ये दूसरे खंड में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के दौरान दिए गए चुनिंदा भाषणों का संग्रह, यानी कि कुछ जो भाषण उनके खास रहे हैं उन भाषणों का संकलन करके इनको यह दिया गया है। पुस्तक के दूसरे खंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 51 चाइनीज भाषण जो है इसमें क्या है शामिल हैं, जिन्हें 11 हिस्सों राष्ट्र के नाम संबोधन, शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा, कर्मयोगियों को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरणा, सशस्त्र बल हमारा राष्ट्रीय सेवा, मतलब इस प्रकार की चीजों को यहां पर लिखा गया कि कौन कौन से 11 हिस्से हैं। ये 11 के 11 हिस्से यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है। अब आप बताइए, रक्षा मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्य मंत्री ने मिलकर राष्ट्रपति को विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान पुस्तकों का दूसरा खंड भेंट किया है। बिल्कुल सही बात है, भेंट किया है।
इन पुस्तकों के दूसरे खंड में राष्ट्रपति के 51 चयनित भाषण शामिल है, जिन्हें 11 श्रेणियों में शामिल किया गया है। बिल्कुल, अभी हमने जस्ट पढ़ा इसको, ठीक है। इन पुस्तकों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद में दिए गए सभी भाषणों को शामिल किया गया है। बताओ कौन सा कथन सत्य है इसमें से? सभी भाषणों को नहीं किया गया है ना, कुछ भाषणों को किया गया है, यानी केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 कहां पर है? ए वाले में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यह भी चर्चाओं में रही है। अच्छा, एक बात और, चूंकि यहां पर अभी राष्ट्रपति चर्चाओं में है ना, तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क? आज आपका राष्ट्रपति को रिवीजन कीजिए। आज तुरंत राष्ट्रपति पर आज रिवीजन कर लिए फट से, बिना दिक्कत रेट के। राष्ट्रपति पर बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा, चूंकि राष्ट्रपति पढ़ेंगे साथ में, तो क्यों ना हाथों हाथ लगे हाथ जो है राज्यपाल भी पढ़ लिया जाए, है ना। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को पढ़ना है। ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया आज का, यानी कि आज का क्या हो जाएगा? ये आपका टास्क हो गया। क्लास के तुरंत बाद इसका क्या करना ना, रिवीजन कर लेना। अच्छा, रिवीजन कर लोगे तो क्या फायदा होगा? एक बार फट से याद हो जाएगा। और मैंने कहा रिवीजन कर लो, आपने नहीं किया, राष्ट्रपति से कोई प्रश्न आ गया, आपने गलत कर दिया, दिल और दिमाग में हृदय सर आपके नजर आएंगे। काश सर ने कहा था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को रिवाइज कर लेना तो बढ़िया होता, काश की क्या मैं रिवीजन कर लिया होता। इसलिए टीचर की बात हमेशा माननी चाहिए, जो कहे उसको अपने दिमाग पे बिठाना चाहिए। तो अगर मैंने कहा कि क्लास के बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ लीजिएगा, तो भाई साहब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं कोई बात, ओके। चलिए आइए, तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है ये भाई साहब? ईरानी संसद ने भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये भी चर्चाओं में है के साथ, यानी कि ईरानी संसद ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऐसा काहे हुआ आप कहेंगे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था, और उसमें जो है ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसने कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था। जबकि ये क्या काम करती है? ये परमाणु जो संपन्न देश है, वहां पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कई सारे मामलों पर निगरानी रखता है, लेकिन कोई स्टेटमेंट इसका नहीं आया था। इसीलिए ईरान ने कहा, हे भैया तुमने कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम होते तुमसे बाहर, है ना। जैसे कि अमेरिका WHO से बाहर होने की घोषणा कर दी थी कि भैया हम तो ना रहते यहां से, हम ना देते फंड इसमें, है ना। ठीक उसी प्रकार से ईरान ने किया है। ईरान की अर्ध सरकारी मेहर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु स्थलों एस्फहान, फोर्डो और नातांज में, ये तीनों नाम भैया याद रखिएगा, और में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद लिया गया है। तो ये 3 के 3 नाम भी याद रखिए कि ईरान के किन 3 परमाणु अस्त्रों पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसके फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कोई भी जो है कदम इस पर नहीं उठाया। इसलिए ईरान गुस्सा गया, हम तो जा रहे हैं जी बाहर, जाओ। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है चर्चाओं में है, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 29 जुलाई 1957 में संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था के रूप में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है इसका। सदस्य देश 178 प्लस है इसमें 2025 तक। महानिदेशक 2025 में राफेल एल ग्रोसी हैं, याद रखिएगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा एक बार। परमाणु ऊर्जा, इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ावा देना, ठीक है, कि ताकि परमाणु एटम वाले जो भी मतलब कंट्रीज हैं वो इसका इस्तेमाल ना कर पाए, दुरुपयोग ना कर पाए। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, ठीक है, यह भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। सुरक्षा मानकों की निगरानी और निरीक्षण करना। रेडिएशन और परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण क्षेत्र में बढ़ावा देना। अब ये IAEA और भारत की क्या रिलेशन है? तो भारत IAEA का सदस्य जो है कब से? 1957 से ही है। भारत की परमाणु रिएक्टरों का IAEA निरीक्षण करता है, ठीक है। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते के तहत भारत ने 14 परमाणु रिएक्टरों को IAEA के निरीक्षण के लिए खोला था अपने यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? अभी हमने आपको जस्ट बताया था। बहुत लोग तुरंत लगा देंगे जिनेवा, नहीं होगा, जिनेवा नहीं, वियना होगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बताइए भैया, बड़ा आसान से उत्तर है। इसके अलावा PCS का हमारे यहां पर कोर्स चल रहा है। अगर आपको PCS का एग्जाम देना है
2026 में आरओ का एग्जाम देना है तो उसके लिए आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। प्री प्लस मेंस का वीडियो इसमें रहेगा, लेक्चर रहेगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं निश्चित तौर पर। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे, लेकिन इसके साथ में आपको प्री के टेस्ट सीरीज, आपको मेंस की टेस्ट सीरीज, आपको, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपकी बहुत कुछ कराया जाएगा। ओवरऑल अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो किसी बाहरी स्रोत को आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इतना कर लेंगे तो ना सिर्फ पीसीएस की तैयारी आपकी हो जाएगी, बल्कि आरओ एआरओ की भी तैयारी हो जाएगी, साथ साथ में यूपीएससी के 4 पेपर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी और लगभग प्री की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। आपसे छूट जाएगा खाली बस। इसमें सीसैट, हिंदी, निबंध, एवरीथिंग जो है इसमें क्या है, अवेलेबल है। तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8604409201 पर, ठीक है। आइए अब आप बताइए, मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट क्या थी भाई साहब, बताइएगा क्या क्या इसके प्रमुख प्रावधान हैं, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।